क्लास में। सो लास्ट क्लास में क्या चल रहा था एक बार रिवाइज करते हैं। प्रेपरेशन ऑफ एसिड्स के नाम पे मैंने दुनिया जहान के रिएक्शंस दे दिए थे, जिसमें कुछ नए आए आपके पास। ग्रिग्नार्ड का ड्राई आइस से किया था तो भी हमारे पास एसिड बन रहा था। एल्कोहल एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी बन रहा था। कीटोन का भी ऑक्सीडेशन चाहे मैं आयोडोफोम में कर रही थी या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन चाहे मैं केनिजारो में कर रही थी। वैरायटी ऑफ रिएक्शंस में हमने क्या बनता देखा था, एसिड। नए रिएक्शन गिने चुने थे जिसमें से एक और रिएक्शन था हमारे पास, वो था कितने भी एसिड डेरिवेटिव्स ले आओ सबके हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलने वाला है, पेरेंट एसिड और जो भी और चीज होगी। एस्टर होगा तो एल्कोहल, अमाइड होगा तो, अब वही सब देख रही हूं मैं। तो इस मेथड को मैंने लिस्ट तो कर दिया था लेकिन इसका प्रॉपर डिटेल नहीं आया था क्योंकि वो बेसिक एनसीईआरटी में नहीं है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से आज मैं कंटिन्यू करती हूं, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। सारे एसिड डेरिवेटिव्स मैंने यहां लिखे और मैंने क्या लिखा है, उनकी ईज, कौन जल्दी हाइड्रोलाइज होगा। जरा देखिएगा मैंने कुछ लिखा है। सबसे पहले हाइड्रोलाइज होने, एसिड डेरिवेटिव्स की बात हो रही है, एसिड की नहीं। यहां पर अगर आप देखें हाइड्रोलिसिस में होता क्या था ये भी ध्यान दीजिए, इस बॉन्ड का टूटना होता था। एम आई राइट? अब आप एक होता है ट्रेंड का याद होना ताकि हम बहुत फंसी ना हो, फटाफट याद कर लें और हमें पता है हमें ईज देनी होगी। लेकिन एक होता है इफ आई वांट रीजन, तो लेट्स चेक। Cl आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर गुड लिविंग ग्रुप एज क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड। साइज की वजह से इसमें बॉन्ड जो है साइज इनकम्पैटिबिलिटी है कार्बन और क्लोरीन में, तो क्लोरीन का साइज इतना बड़ा है, बॉन्ड वीक है, इट इज गुड लिविंग ग्रुप। एल्काइल हैलाइड में ऐसा पढ़ के भी आए। SN1 में ही अगर मैं बात कर लूं, एक है एल्काइल क्लोराइड और एक है एल्काइल आयोडाइड, तो फास्ट किस में होता था, दोनों प्राइमरी एल्काइल आयोडाइड में, बिकॉज इट इज गुड लिविंग ग्रुप। सेम इज दिस, तो ये तो गुड लिविंग ग्रुप है इसलिए दौड़ के निकलेगा, राइट। अब जब आप एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं, किससे करते हैं, वाटर से, साथ में थोड़ा सा एसिड देते हैं, तो वो एसिड आके सबसे पहले इसी O को तो प्रोटोनेट करता है। आई होप ये भी थोड़ा ध्यान हो, बट इसका मैकेनिज्म आज लाऊंगी मैं प्रॉपर्टीज के दौरान और कुछ चीजों के दौरान। नाउ व्हाट इज इट, इट इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में भी ये ग्रुप नॉट इतना, बट ये भी एक अच्छे लिविंग ग्रुप्स में है, स्टेबल लिविंग ग्रुप्स में है। ऑल्दो इसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कार्बन ऑक्सीजन, बढ़िया साइज कंपैटिबिलिटी बनी हुई है इनमें, लेकिन यहां पर अगर ये निकल भी गया, वी नो कार्बोक्सिलेट आयन में आगे जाके एक स्टेबिलिटी आती है रेजोनेंस की वजह से, तो सेकंड नंबर पे ये है। इसके बाद आता है मेरे पास कौन, एस्टर। एस्टर में क्या है, OCH3, ये कैसे निकलने वाला है, एल्कोहल। एल्कोहल बनने वाला है वो बात अलग है, लेकिन निकलेगा क्या, एल्कोक्साइड आयन। OCH3 ने बाहर जाना है, एल्कोक्साइड आयन अपने आप में OCH3, कोई रेजोनेंस नहीं है इस O को डीलोकलाइज करने वाला, इसके नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने वाला कोई नहीं, तो इससे तो कम ही स्टेबल था, इसलिए निकलने की इच्छा थोड़ी कम होगी। लास्ट में कौन रखा है मैंने, अमाइड। भाई ये बॉन्ड ही नहीं टूट के राजी, क्यों, वेरी ऑब्वियस रीजन, रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी डेड बॉन्ड है, कोई 1.2 नहीं है, 1.3 नहीं है, 1.5 है, आधा टाइम इधर आधा टाइम इधर, पाई बॉन्ड। तो इस वजह से अमाइड्स आर लीस्ट फेवरेबल फॉर हाइड्रोलिसिस। तो आज मैं ओवरऑल पूरी ऑर्गेनिक दोनों साल में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको लूंगी इसके बाद, ठीक है, तो इसी में मेन टाइम जाना है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं क्या पढ़ के आई थी, मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि इसका H इजी टू रिमूव है, बिकॉज जैसे ये H निकलता है यहां क्या बनता था, कार्बोक्सिलेट आयन। ये मैं आपको लास्ट क्लास में लिखवा चुकी थी, पढ़ा चुकी थी। इतना एसिडिक है कि NaHCO3 के साथ ब्रिस्क इफेवेंसेस निकलते हैं, क्योंकि ये लास्ट क्लास का इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं ले रही, ये सब भी करा दिया था मैंने एवरीवन, और उसके बाद ये भी पूरा लिखवा दिया था। H प्लस के लूज होने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनता है विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और कुछ छोटे मोटे केसेस भी डिस्कस किए थे, आज वहीं से पकड़ती हूं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो नए टॉपिक की अगर मैं शुरुआत करूं तो वो आज होती है यहां से, जो अभी तक तो हम पिछले को ही घुमा रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं, एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन ज्यादा एसिडिक होगा और क्यों। एल्कोहल का अगर आपने प्रोटॉन रिलीज करवा भी दिया बेस देके, H प्लस एंड OR नेगेटिव, वहीं आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का
अगर H रिलीज करवाया तो यहां पर क्या होगा, ये H प्लस गया और क्या बनेगा, कार्बोक्साइलेट आयन। एल्कोहल में एक H लूज होने के बाद बनता है एल्कोक्साइड आयन, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के एक H लूज करने के बाद बनता है कार्बोक्साइलेट आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और रेजोनेंस भी बहुत अच्छे वाली। दोनों की दोनों फॉर्म्स जो हैं यहां पर बोथ आर इक्वली स्टेबल, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दोनों 50-50% हिस्सेदारी पे हैं, क्योंकि दोनों में नेगेटिव चार्जेस डिलोकलाइज्ड ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज ऑक्सीजन। सो इस वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से एसिड का H इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल का H, राइट। ये हुआ। अब यानी कि यूनिवर्सली मुझे अब ये पता चल जाना चाहिए एसिड्स और एल्कोहल में Ka वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, एसिड की। pKa वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, एल्कोहल की, क्योंकि pKa इज उल्टा ऑफ Ka, नेगेटिव लग जाता है ना सामने नेगेटिव लॉग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर गुड एसिड्स एज कंपेयर टू एल्कोहल। दिस इज द वे वी शुड रिप्रेजेंट इन बोर्ड्स। बाकी ऑब्जेक्टिव में तो ये आपको ग्रूम हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है, ठीक है भाई पूरे सब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं ना, पूरी ऑर्गेनिक क्यों, मुझे अब ये भी तो देखना है ना कि और कोई मिनरल एसिड आ गया तो मैं उसके साथ कैसे कंपेयर करूंगी। जस्ट सी pKa वैल्यू, HCl मिनरल एसिड -7, आपके एनसीईआरटी से उठाएंगे ये मैंने, -7। pKa जितना छोटा एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और इधर देखिए वैल्यू तो आपको नहीं याद करनी, मुझे बताइए इन तीनों में एसिड की स्ट्रेंथ ढूंढते वक्त मैंने क्या करना है, यहीं से आपकी तैयारी शुरू। आप ये देखिए, आपको पता है इस H को आपको फ्री करना है, राइट। दिस H शुड लीव एज H पॉजिटिव। इफ इट इज सो, ये कार्बन मुझे देखना है कितना डेस्परेट है। इस कार्बन तक डेस्परेशन पहुंचेगी तो ये ऑक्सीजन इस H को निकाल बाहर करेगा। अब वो कार्बोक्साइलेट आयन वाली बात तो सब में ही है, वो मेरे को नहीं देखनी है अब। तो नाउ आई नो तीन फ्लोरीन जो कि -I इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखाते हैं आउट ऑफ ऑल हेलोजन, तीन फ्लोरीन लगे हुए हैं। दीज 3 फ्लोरीन विल मेक दिस कार्बन मोर डेस्परेट एंड दिस हाइड्रोजन मोर इजीली रिमूवेबल। उसकी वजह से ये थोड़ा एसिडिक होगा, थोड़ा। इन दोनों का तो कोई मुकाबला ही नहीं, इसको तो अब मैं हटा रही हूं, ये तो इनऑर्गेनिक एसिड है। इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो इन तीनों में अगर मैं बात कर रही हूं बच्चों, तो एक तो इसको देखो और एक इसको देखो, दिस इज एसिटिक एसिड। ये भी 2 कार्बन का है बच्चों और ये भी 2 कार्बन का है। इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक, जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं वो ज्यादा एसिडिक है। तो अगर मैं फॉर्म 1, 2, 3, 4 की बात करूं, 1 तो सबसे ज्यादा है, नो डिस्कशन, लेकिन 2 और 4 में अगर मेरे को बताना हो तो कौन सा ज्यादा है, 2 इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू 4। इतना क्लियर सबको। अभी थर्ड को भी एकोमोडेट करते हैं। तो अब आ जाती है बारी थर्ड की। थर्ड में क्या है, बेंजीन रिंग, वो भी विड्रॉइंग है बट नॉट इतना कि फ्लोरीन को टक्कर दे सके। रेदर फ्लोरीन इज वीक दिस, समझते हैं पहले तो इसको। आप सब लोग एक चीज ये देखिए, ये होना है यहां पे, ये तो इधर बिजी है, इसको मैं बात ही नहीं कर रही, ये सब एसिड्स में है। व्हाट अबाउट दिस रिंग, दिस रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी विड्रॉइंग तो है ही। तो यहां मैं लिख सकती हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने वैल्यू प्रूफ के तौर पे दी है आपको। किस चीज की वैल्यू है बच्चों, pKa। जितना छोटा pKa उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसे। ऑफ कोर्स यहाँ तीन फ्लोरीन लगे हुए थे भाई, वो ज्यादा खींचेंगे। यहाँ एक बेंजीन सिर्फ, वो भी उसका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं लगा हुआ था खुल के, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, नहीं। तो ये तो बहुत पीछे आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट का भी ट्रेंड आज आपको देंगे, तो ये बहुत पीछे आएगा उस मुकाबले। तो अब वैल्यूज आपके सामने हैं, कंपैरिजन आपको मैंने बता दिया। बताइए थर्ड वाले को किधर फिट करूं। फोर्थ डिक्लेयर्ड, क्योंकि इसमें भी विड्रॉइंग लगा है, इसमें भी विड्रॉइंग लगा है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ये सबसे वीक हो जाएगा, ये तो बियॉन्ड डिस्कशन है।
तो यानी ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, वो वीकेस्ट है, तो मैंने वीकेस्ट लगा दिया और मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट आ गया। बीच की फाइट लड़नी थी, उसमें ज्यादा विड्रॉइंग कौन सा है, ये वाला, ऑल ऑफ यू। तो उसमें मैं यहां क्या करूं, सेकंड यहां, थर्ड यहां, एवरी। फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है उसको पकड़ते हैं। अब मेरे पास आ गया फिनोल। फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, याद रहेगी ये बात, पीछे चैप्टर में करके आए हैं। क्योंकि एल्कोक्साइड आयन में तो कोई रेजोनेंस थी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसको मजा आ रहा था एल्कोक्साइड बना के कि रेजोनेंस हो रहा है जी, चलो कर लेते हैं, नहीं। लेकिन फिनोल अपना H एक वजह से जल्दी छोड़ता है, उसको पीछे नेगेटिव चार्ज की टेंशन नहीं है। वो नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग में डीलोकलाइज होकर ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। इसी तरह से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने स्ट्रक्चर बनते हैं कार्बोक्सिलेट आयन के, 2। अब मुझे देखना है कौन सा ज्यादा एसिडिक। जब मैं इसकी 5 रेजोनेटिंग फॉर्म्स को ध्यान से देखती हूँ, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास इन डिटेल, ध्यान से देखती हूँ तो मुझे पता चलता है नेगेटिव चार्ज इस फॉर्म में, इस फॉर्म में और इस फॉर्म पे। किस पे है, कार्बन के ऊपर, विच इज नॉट हैप्पी टू टेक नेगेटिव चार्ज बिकॉज कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एटलीस्ट कंपेयर टू ऑक्सीजन इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो इसमें ज्यादा हैपनिंग, ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म तो सिर्फ ये 2 होंगी, काम की तो यही 2 है, ये 3 तो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। तो दोनों फॉर्म में चार्ज किस पे था, ऑक्सीजन पे, तो हैप्पीली डीलोकलाइज्ड। लेकिन ये तीनों जिनमें इस पे था चार्ज कार्बन पे, वो हमने बिल्कुल कंसिडर नहीं करना। मैं खत्म कर लूं उसके बाद आपको नोट करने का मौका दूंगी। वेयर एज इन कार्बोक्सिलेट आयन, अभी दिखा के आई, पिछली क्लास में दिखा के आई, कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ऑन 2 डिफरेंट ऑक्सीजन एटम, हेंस कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू व्हाट, फिनॉक्साइड आयन, दैट्स व्हाई। अब आ जाते हैं हम, यानी ओवरऑल अगर मैंने 3 टॉपिक्स पढ़े तो उसमें मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या मिला, अल्कोहल सबसे कम, फिर फिनोल और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस अल्कोहल में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाला मामला हम करके आ चुके हैं, वो मैं नहीं बता रही, यहाँ पे सीधे क्वेश्चंस में लूंगी। नाउ टू गो फॉर कैटेगरिकली एसिडिक स्ट्रेंथ पार्ट, आई शुड नो, अगर मेरे को कार्बोक्सिलेट ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के दे दिया, वो एसिड हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के दे दिया, वो एसिड कम एसिडिक होगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड। विड्रॉइंग क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ओ डेस्परेट हो रहा है, ओ डेस्परेट हो रहा है, तो H+ जल्दी निकल रहा है। बस इस बात पे अब दोबारा मत सोचना, फॉर वन लास्ट टाइम, फॉर कंप्लीट ऑर्गेनिक, इस पे दोबारा नहीं सोचना। विड्रॉइंग हमेशा ज्यादा एसिडिक बना रहा है, जनरल कंडीशंस की बात हो रही है। मुझे ये बताइए इन दोनों में क्या लगता है कौन सा ज्यादा एसिडिक, रेदर बताइए कि अभी तो मैं ही डिस्कस कर रही हूं। आई नो मेटा पोजीशन पे ना आर एप्लीकेबल, मीजोमेरिक इफेक्ट तो है ही नहीं एप्लीकेबल, मीजोमेरिक या रेजोनेंस, तो रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट की तो मैं बात ही नहीं कर सकती, बात करनी पड़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट की। अच्छा, दोनों में ही इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, दिस। अब मेरे को टिप्स पे अगर याद नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट का ट्रेंड, तो मैं खत्म हूं यहां पे। अगर मेरे को टिप्स पे याद नहीं है तो मुझे पता होना चाहिए NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है कि Cl का। GS अब हम जब करते थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट, वहां आपको एक ट्रेंड दिया जाता था, भूल गए होंगे। अब वो ट्रेंड चाहिए, थोड़ा सा किसी रीजन से NCERT ने इस साल वो ट्रेंड दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के दौरान, जो हम +1 से करते आ रहे हैं। सो लेट मी टेल यू, नाइट्रो इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एज कंपेयर टू क्लोरीन। हेलोजन्स इंडक्टिव इफेक्ट की लिस्ट में काफी पीछे आते हैं। शुरू में तो C ट्रिपल बॉन्ड N, मैं रेजोनेंस की बात नहीं कर रही, मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रही हूँ। C ट्रिपल बॉन्ड N, NO2, ये सारे ग्रुप्स आते हैं और भी आते हैं। सो NO2 इंडक्टिव इफेक्ट में भी आगे है, तो इसका -I इफेक्ट जो है ग्रेटर देन इसका -I इफेक्ट। तो -I इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक बनेगा। गलती क्या होती है जल्दबाजी में, ये तो आप पकड़ लेते हो, नाइट्रो से आपको आदत पड़ गई, दिस इज मोर एसिडिक देन दिस, बट व्हाई? नॉट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव। वहां समझ में आता है कि रीजन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बहुत बच्चे लेके आते हैं डाउट्स,
क्यों रीजन फॉल्स स्टेटमेंट है? मैम इंडक्टिव इफेक्ट में नाइट्रो आगे कर रखा है, नाइट्रो का तो इंडक्टिव होता ही नहीं है। सॉरी, नाइट्रो का इंडक्टिव होता है क्योंकि N इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, और नाइट्रो का इंडक्टिव क्लोरीन से ज्यादा होता है साइज, सॉरी 2 में। Why is this more acidic than this? एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में 2,2,2 ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेरी ऑब्वियस, जो मैं 3 फ्लोरो बचा के आई हूं उसकी जगह 3 क्लोरो हैं। 3 माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं, 3 इंटू इंडक्टिव इफेक्ट, तो इट विल बी रिलीजिंग H+ मोर रेडिली, मोर इजीली। या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखिए हेलोजन बहुत पीछे पीछे हैं। एग्रीड, अगर कल को कोई मेरे को हेलोजन में कंपैरिजन देता है तो मुझे पता है फ्लोरीन का इंडक्टिव सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और एंड में आता है बेंजीन रिंग। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एंड में आता है बेंजीन रिंग, हेलोजन से भी पीछे आता है इंडक्टिव में। वरना बेंजीन देख के तो हम कहते हैं रेजोनेंस होगा जी, खींच लेगा। नो, रेजोनेंस आपको पता है C डबल बॉन्ड O ले गया, रेजोनेंस अलग तरह की चीज है, उसमें CN आगे, NO2 आगे और CF3 आगे। ऑफ कोर्स बीच में मैं CCl3 भी लिख सकती थी, बट व्हाई टू रिपीट, आपको पता है CF3 आगे है तो CCl3 भी ठीक ठाक आगे होगा। 3 इंडक्टिव इफेक्ट एक साथ। सो यहां पर आपके लिए मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ट्रेंड दे दिया, ये आपको याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं, एनसीईआरटी ने मेरे को ऐसे नहीं दिया है ट्रेंड, ये टेबल में एनसीईआरटी से लाई हूं। किसी को इसमें कोई गलती मिले मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि एनटीए इसी ट्रेंड को मानेगा। आप कह नहीं सकते, हो सकता है दूसरी जगहों पे थोड़ा डिफरेंट मिले, बट आई एम गोइंग टू फॉलो दिस बिकॉज एनटीए इज गोइंग टू फॉलो दिस। बहुत ध्यान से जरा समझो, इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं जो ढूंढनी है मेरे को। सबसे पहली चीज, पीछे से शुरू करते हैं। जैसे जैसे आर ग्रुप बड़ा होता गया वैसे वैसे एसिड कमजोर होता गया। दिख रहा है ये, राइट? एसिडिक स्ट्रेंथ ही है, यानी एसिटिक एसिड से और वीक हुआ प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड से और वीक हुआ होगा ब्यूटेनोइक एसिड, राइट? ब्रांचिंग भी बढ़ती जाएगी तो वीक होता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता गया। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया तो डोनेशन बढ़ गया, डोनेशन बढ़ गया तो अगले को डेस्पिरेशन ही नहीं रहा। तो पहली तो सिंपल बेसिक चीज मैंने ये पकड़ी, ये क्लियर है सबको, लिख दिया मैंने। अब दूसरी क्लियर चीज, जो पहले इजी चीजें हैं, ये 2 बार तो बता ली मैंने, लेकिन दोनों को कंपेयर नहीं कराया था। बस CF3 ज्यादा विड्रॉइंग है एज कंपेयर टू CCl3, वेरी ऑब्वियस। 3 थे ये, तो ये ज्यादा एसिडिक, उसके बाद ये, यहां भी इशू नहीं आएगा। अब इशू क्रिएट होने शुरू होंगे, 2 Cl लगाए कि 1 NO2 लगाया, सेम लोकेशन पे चेक करो। आप अगर देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे 2 Cl लगा रखे, और यहां कार्बन नंबर 2 पे 1 नाइट्रो लगा रखा है। मैं किसको तवज्जो दूं, किसको इंपॉर्टेंस दूं? ठीक है, नाइट्रो ज्यादा विड्रॉइंग है तो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कमजोर इफेक्ट्स में है, और वो भी क्या है, जरा सा विड्रॉ करना, शेयर्ड पेयर को, डेंसिटी को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना। जहां भी 2 Cl आ गए वो 1 NO2 पे भारी पड़ेंगे। अब आप सोचिए, 1 NO2 पे 3 Cl तो भारी पड़े ही पड़े, 2 Cl भी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इज मोस्ट प्रायर देन विच ग्रुप। यही समझ आ रहा है मुझे यहां पे? तो इस हिसाब से ये भी क्लियर हुआ, कंफ्यूजन कल को आ जाए तो। नाउ फ्लोरीन और CN, ये तो ऊपर के ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। फ्लोरीन और CN में तो ऊपर के ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं। CN इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड फ्लोरीन इज लेस, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा। अब कुछ ट्रबलसम चीजें उठाते हैं, ये तो आप कर लेंगे। ये किधर लगा पड़ा है? ये बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रांग है, ये नॉर्मल एलिफेटिक एसिड से भी स्ट्रांग है। कई बार तो होता है ना, फिनोल अल्कोहल के बीच में देखते हैं मीथेनॉल, या मतलब ये तो दोनों ही फैमिली से आगे गया पड़ा है। HCOOH इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चाहे बेंजोइक एसिड दे दो, चाहे आप एसिटिक एसिड दे दो, उन दोनों से ज्यादा एसिडिक ये होगा HCOH। हम जानते हैं तुरंत ये CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाता है, बनते ही ये CO2 H2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आप कार्बन नंबर 2 पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हो, विड्रॉइंग वाला, जैसे कि Cl, वो इन सब से पीछे हो गया,
वेरी ऑब्वियस, पोजीशन ही तुमने इतनी दूर कर दी तो वो तो इन सबसे पीछे होगा। इंडक्टिव है, तीसरे तक तो मरना शुरू हो जाता है, वैनिश होना शुरू हो जाता है। नाउ बेंजोइक, इन दोनों में अब मेरी क्लास मुझे वजह देना शुरू करे, वाई सो, एनीवन, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दूर हो गया। फिनाइल का इंडक्टिव इफेक्ट बता के आई सबसे पीछे, तो ये भी देखो, इवन मैंने Cl से भी पीछे रखा है इसको। फिनाइल का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कमजोर है, ब्रोमीन आयोडीन से भी पीछे था फिनाइल, इफ यू रिमेंबर द ट्रेंड आई हैव रिटन अबव। सो ये तो पीछे आना ही था। तो सबसे पहले तो मेरे को इन दोनों का भी समझना पड़ेगा, चाहे ये इमीडिएटली उस कार्बन पे लगा है और ये क्लोरीन 2 छोड़ के लगा है, फिर भी ये ज्यादा एसिडिक है, ये भी आपको समझना है, क्योंकि फिनाइल का इंडक्टिव इफेक्ट इज लीस्ट। तो ये उससे पीछे, पहले तो मेरे को ये बात सेटल करनी है डिस्कस करके, फिर इन दोनों का आपके लिए करना थोड़ा इजी हो जाएगा। दिस होल इज अगेन लाइक क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का डिस्टेंस क्रिएट हो गया, यहां उसके मुकाबले थोड़ा दूर हो गया तो थोड़ा वीक हो गया, खींच पाया नहीं, इसलिए H+ बहुत आराम से निकल गया। सॉरी, खींच पाया नहीं तो आराम से नहीं निकला, माय बैड। हो गए सारे ऑब्जेक्शनेबल चीजें। मेन ध्यान रखना जिसमें मैंने गोला मारा है, बाकी तो आप गिन गिना लोगे, लेकिन मुझे पता है टेस्ट के दौरान ये कंफ्यूजन्स बहुत आते हैं। एक NO2 की 2 Cl, उसके लिए पहले ही आपको क्लैरिटी दे दी। अब मैं इनको कैसे मिक्स करूंगी, क्या मिक्स करूंगी, वो अलग बात है। अब चलते हैं NCERT से बाहर निकलते हैं, ठीक है? ये तो NCERT तक का काम चल रहा था। सो इज 3 पैरा पे है, नो क्वेश्चन, -R या -R के बजाय मैं -M मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकती हूं। इसमें क्या होगा, +R, OCH3 इज दिस। ये इफेक्ट कौन सा होगा, अच्छा लिखा हुआ है मैंने, +R, ये कौन सा, -M, सबसे ज्यादा डेस्परेट ये, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। उसके बाद ये, क्योंकि ना इसको कोई डेस्परेट कर रहा है ना इसको कोई रिच कर रहा है, ये क्या है, ये तो उल्टा अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सप्लाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। तो इस O को कह रहा है तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम्हें मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो वो H को धक्का ही नहीं मारेगा, तो सेकंड इज लीस्ट एसिडिक। तो अगर अब मैं ओवरऑल पूरे ऑर्गेनिक को मिला के चलूं तो मुझे अभी तक सिर्फ इतना सेटलमेंट आया है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर फिनोल्स, और फिर एल्काइंस। नो एल्डिहाइड कीटोन ईथर इन बिटवीन, ध्यान रखना। अगर वो आए तो वो इससे भी पीछे जाएंगे, लेट मी टेल यू दिस। एल्कोहल तो वैसे भी वर्सटाइल है, वो तो प्रोटोनेट भी हो रहा है, वो H+ दे रहा है ठीक है, लेकिन वो प्रोटोनेट भी हो रहा है। एल्कोहल के बाद एल्काइन और उसके बाद तो गॉन केस अगर कुछ आया भी तो, राइट? मैं खैर क्वेश्चन कराऊंगी, मैं अभी एल्डिहाइड कीटोन भी लाऊंगी, बट इट इज लिटिल अर्ली। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जब मैं इंटीजर टाइप जेई वाले 2-3 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी, वहां एल्डिहाइड कीटोन कैसे सोचना है तब बात करेंगे, अभी बीच में ला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इन सारों में एक ही चीज कॉमन है, ग्रीन कलर का H। एल्डिहाइड कीटोन में मेरे पास ऐसा H नहीं था जो O से कनेक्टेड हो या ऐसे कार्बन से कनेक्टेड हो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, 50% s कैरेक्टर, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच के रखा हुआ है। H इज हैप्पी टू लीव एज H पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड के साथ अगर ये चारों पांचों दे दो तो क्या होता है, एल्केन बन जाता है। ग्रिग्नार्ड टूट जाता है, एल्केन बन जाता है, वो चीज हो ही नहीं पाती जो हमने दिमाग में सोच रखी होती है। मुझे इन तीनों का ऑर्डर लिखवाइए, 1 2 3, करो कोशिश। ज्यादा एसिडिक NO2, अच्छा इसमें रेजोनेंस होगा लक्ष्य, NO2 में +R की -R, -R क्यों R भाई, रेजोनेंस किस बात का, इंडक्टिव है यहाँ पे। रेजोनेंस कब आता है, जब कॉन्जुगेशन हो। मेरा एसर्शन रीजन तो इसी में मारा जाता है ना बच्चों, देखो काहे का रेजोनेंस, 2 सिंगल बॉन्ड आ गए। इफेक्ट भी याद रखो, NO2 देखते ही आंख बंद करके -R नहीं, ये तो अच्छा दिया तुमने -R, बट R है ही नहीं यहाँ, राइट? कौन सा इफेक्ट लग रहा है बच्चों यहाँ, इंडक्टिव। तो आपकी कसरत थोड़ी आज क्या कराने के, इफेक्ट के नाम लिखो अपने आप। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर आ जाएगा बच्चों, लो आंसर तो दो, सॉरी मैंने तो आंसर पूछा ही नहीं। 1 3 2, ऑफ कोर्स यही होगा, बट किस इफेक्ट से, प्लीज आज वो जरूर लिखना, बाद में आप छोड़ देना उस बात को, आपको फिर से रिवाइव हो जाए इंडक्टिव होता क्या था। चलिए फर्स्ट हो गया सबसे, लाओ जी सेकंड, गुड स्पीड, फर्स्ट, थर्ड,
एंड सेकेंड। यहां पर कौन सा इफेक्ट था? माइनस आर। यहां कौन सा इफेक्ट? प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। आर जो बोला ना पिटेगा, बस यही चाहिए मेरे को, पिटो, ताकि याद रखो। फ्लो में इसको आर नहीं बोलना, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों होता है? अल्फा कार्बन पे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। किसके अल्फा पे? डबल बॉन्ड के। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन को अल्फा बोला, उस पे लगे 3 अल्फा एच, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स होंगी, नो बॉन्ड रेजोनेंस वगैरह वगैरह आएगा, वो भी पूछूंगी। और ये तो इसमें विड्रॉ करके इसको एसिडिक बना रहा है, इसमें भेज रहा है उल्टा उसके पास, तो ऑक्सीजन H को नहीं धक्का देगा, तो ये उल्टा कम एसिडिक कर रहा है, ये न्यूट्रल है, तो ये कहां आ जाएगा? बीच में। ऑल ऑफ यू यही किया मैंने, कोई कंफ्यूजन किसी को? ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, स्पेलिंग्स को इग्नोर कर देना प्लीज। सक्सेनिक एसिड, इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ लगानी। अगर मेरे पास ये फॉर्मूला नहीं है तो मैं नहीं दे सकती, अगले थोड़ी सजा के देंगे, वो काम तो मेरा और आपका है, तो हमने सजा दिया। आंसर यस, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। लास्ट क्लास में भी बोला है, रिंग पे अगर ये लगा इट इज डीएक्टिवेटिंग। छोड़ो रिंग पे लगा है, वैसे सोच के देखो, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा भाई? sp2, राइट। और ये तो कुछ क्षण के लिए अपने पे पॉजिटिव चार्ज भी लेके राजी है, वो बात अलग है, उधर से आ जाता है इसके पास। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्या ये नहीं बता सकती कि COOH तो विड्रॉइंग होगा। अब COOH विड्रॉइंग है तो इसको इस नजर से देखना है। मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत है असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट, और यहां मेरे को समस्या ये है, अगर आप ये रीजन नहीं ढूंढ पाए, मेरा तो असर्शन रीजन गया। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इमीडिएट उसके सर पे खड़ा है। मोर विड्रॉइंग, ये एक छोड़ के डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट ही तो है, ये डिस्टेंस बढ़ता गया, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड इज एट डिफरेंट डिस्टेंस, उससे आप अपने आप कनेक्ट कर लेंगे। तो कैन आई से एसिडिक स्ट्रेंथ ये होगी इस केस में, ऑल ऑफ यू, राइट। चलिए अब एक और इफेक्ट, इसमें अब आप लोग कहीं कंफ्यूज होगे नहीं आज, तो इसलिए इस पे मेरे को सिंपल केसेस पे और कराने की जरूरत नहीं है। तो जब आप एनसीईआरटी से बाहर निकले, जीओसी चैप्टर में पहुंच गए +1 के, तो वहां समझते एक इफेक्ट आता है ऑर्थो इफेक्ट। अभी तक वो आपके सामने नहीं लाए थे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू होकर अगले चैप्टर तक जाता है। कोई भी ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे पड़ा है, बेंजोइक एसिड के, अभी तो बेंजोइक एसिड फिनोल सारे लाऊंगी, बट बेंजोइक एसिड में ही ऑर्थो इफेक्ट स्टार्ट होता है। प्लीज इस इफेक्ट को फिनोल में नहीं लगाओगे, राइट। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई भी ग्रुप लगाए, वो वहां पे स्टेरिक क्राउडिंग करता है, क्योंकि COOH इटसेल्फ अ बिग ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है वो। तो तुम लोग उस जगह क्या देखोगे? COOH के पड़ोस में एक ग्रुप लगाए, स्टेरिक क्राउडिंग होगी, ऑर्थो इज इमीडिएट पड़ोस। ड्यू टू इट H+ का रिलीज जल्दी होना तय है, बट रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप, विड्रॉइंग लगा है कि डोनेटिंग लगा है, +R लगा है कि -R लगा है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला लगा है, कुछ भी लगा है, ऑर्थो पे लगा है, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक होना शुरू हो जाएगा। COOH को, भाई भीड़ हो गई, H को निकालो, सोचना ही नहीं है +R है कि -R है। देखते ही अगर बेंजोइक एसिड, और ये गलती होगी आपसे, बेंजोइक एसिड के पास OH लगा है बच्चों, मान लो OH थोड़ा जरा रिस्की दे दिया, बेंजोइक एसिड के पास CH3 लगा है। अब बेंजोइक एसिड के बाद CH3 लगा है, तो आप CH3 देख के क्या करोगे? ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन से देगा, अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन से देगा तो ऑक्सीजन को लेस डेस्परेट बनाएगा, ये तो लेस एसिडिक होना चाहिए, नहीं, ये भीड़ इतनी बढ़ाएगा, बेंजोइक एसिड को पसंद ही नहीं ऑर्थो पे कोई आए। रिगार्डलेस ऑफ +or -I, +or -R, हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑर्थो हमेशा आगे, एसिडिक ज्यादा। तो ये रिगार्डलेस वाली बात को थोड़ा हम लंबा लेके जाएंगे अगले चैप्टर तक, राइट। चलिए, तो ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ऑल ऑफ यू क्लियर। तो इसको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, अगर बच्चों मैंने ऑर्थो इफेक्ट ना पढ़ा होता, प्लीज लिसन, ऑर्थो इफेक्ट ना पढ़ा होता तो मेरा आंसर क्या था? ऑर्थो इफेक्ट के बाद मेरा आंसर क्या होगा, पहले उसे अंडरस्टैंड करिए।
हाइपर कॉन्जुगेशन इस ग्रुप में, हाइपर कॉन्जुगेशन इस ग्रुप में। मेटा पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, मेटा पे क्या होता है, प्लस आई। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की सप्लाई इधर होती, हम कहते जी यहां तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और इंडक्टिव से थोड़ा नजदीक भी है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच तो ये हो रहा है। इसको तुम लीस्ट एसिडिक बताते, क्योंकि यहां दो दो रास्तों से इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। यहां हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव है, वो भी काफी दूर कमजोर सा, तो यहां कम सप्लाई हो पाई, कम सप्लाई हो पाई, तो मैं इसको सबसे ज्यादा एसिडिक बताती। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तब ये होता मेरा, और यहां इंडक्टिव तो भूल जाओ, हाइपर कॉन्जुगेशन है, सप्लाई हो रही है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस पे सप्लाई हो रहे थे, इस पे, तो मैं इसको एसिडिक बता बैठती। आंसर क्या है, ये एसिडिक ज्यादा है। अगर मैंने एक्सेप्ट NH2 लिखा है तो बस अब ये लिखा रहने देना, ज्यादा कम ट्रेंड, माइनस आर, यहां पर माइनस आई, खींच ही रहे हैं दोनों, ये ज्यादा ये कम, और यहां कुछ नहीं। ये दो आंसर। से ज्यादा एसिडिक कौन, ऑर्थो इफेक्ट। आज याद हो गया, मैंने ठीक ही पढ़ा दिया, भूलना नहीं बच्चों, जनवरी तक। ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से मैं इसके आर इफेक्ट को नहीं देख रही, अब ऑर्थो इफेक्ट की वजह से 1 सबसे ज्यादा, आगे आप लगा लेंगे। बस अपने नोट्स में 2-4 बार अपने हाथ से ऑर्थो इफेक्ट लिख लोगे तो थोड़ी याददाश्त में आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें सारे इफेक्ट आ गए, तो मेरा गलती करने का राइट शुरू, मेरा दिमाग लगाने का मन खत्म। चेक। अब कभी भी एसिड आ जाएगा, कभी भी अल्कोहल आ जाएगा, कभी भी फिनोल आ जाएगा, अलर्ट रहिए। अब पूरे को कवर अप करती हूं मैं। इन सब में क्या फर्क है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन जब हम +1 में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते थे तो हम एक बात याद रखते थे, ब्रांचिंग के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में फर्क पड़ता है। कैसे, वो रटो मत। अल्फा H गिन लो, इस पे अल्फा कार्बन ये है, तो कितने अल्फा H हैं, 3। इस पे कितने अल्फा H हैं, 2। इस पे कितने, सिर्फ 1। प्लीज इसको मत गिन जाना, 6, राइट। ये गलती नहीं होनी चाहिए कि 6 हैं। सो जैसे जैसे अल्फा H कम होते गए, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कमजोर होता गया। तो अब मुझे बताइए, इसको भूल जाते हैं, पहले इन तीनों की बात करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन कहां सबसे कम है, उसमें डोनेशन सबसे कम होगा, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, अगर इन 3 की बात करती तो। बट अदरवाइज तो यही एसिडिक सबसे ज्यादा, इसमें कोई डोनेट करने वाला नहीं है। तो फर्स्ट, देन कौन सा आता है बच्चों, 4। शुरू हो रहे हो तुम लोग। अगला, मुझे सीधे आंसर चाहिए, सीम्स करेक्ट। 2, 3, 1, 4 इज द आंसर। चेक। कहीं कोई इशू तो डिस्कस करूं, वरना आगे बढ़ूं। आगे ना ऑर्थो पे X लगा है, मेटा पे X लगा है, और पैरा पे X लगा है, और एक अकेला है। पहले 3 में तो फाइट नहीं आएगी मुझे लगता है आपको। हालांकि मैंने यहाँ ऑर्थो इफेक्ट मेंशन नहीं किया, वही मैं कहा ये तुम्हारा काम है, तुमको पढ़ा दिया मैंने। मुझे बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा, यस। उसके बाद ये, उसके बाद ये 2, देन तो लीस्ट वो होगा बच्चों। चलो ठीक है, बढ़िया है। मैंने चाहे यहां इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस लिखा है, वो इन दोनों के लिए लिखा है। आई होप आपको इसका मतलब पता है यहां क्या लिखा होना चाहिए था, ऑर्थो इफेक्ट। चलिए ध्यान दीजिए प्लीज। वी ऑल नो यहां पर ऑर्थो सबसे ज्यादा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा वहीं डिस्टेंस के साथ कमजोर होता है। हेलोजेंस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट ओवर रेजोनेंस व्हेन वी टॉक अबाउट इफेक्ट्स पावर, ठीक है, नॉट सब्स्टिट्यूशन। सो ये सबसे ज्यादा एसिडिक, देन दिस, और आखिरी में ये आता अकेला फिनोल। बट यहां पर पैराफ्लोरोफिनोल को छोड़ दो, इस एक्सेप्शन में पैरा गिनती में नहीं आ रहा। पैरा गिनती में नहीं आ रहा मतलब पैरा इज बिहेविंग समथिंग एल्स इन केस ऑफ ऑल फ्लोरीन। अदरवाइज ऑल क्लोरीन, ऑल ब्रोमीन, ऑल आयोडीन, दिस। फ्लोरीन में थोड़ा सा मिसबिहेवियर किसने कर दिया, पैरा ने, वो भी क्या, लेट्स सी। तो अब ये मैंने फिर अकेले फ्लोरीन का केस ले लेते हैं। पैरा पोजीशन पे आके होता क्या है, अभी तक हम क्या पढ़ते जा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर रेजोनेंस इफेक्ट इन केस ऑफ हेलोजेंस। पैरा दैट टू फ्लोरो, क्योंकि उसका इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा था कि उसने उसके रेजोनेंस इफेक्ट को बिल्कुल नलिफाई कर दिया। रेदर
उसके इंडक्टिव इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट ने बिल्कुल नलिफाई, बोथ बैलेंसेस ईच अदर। जब पैरा पोजीशन पे आके दोनों के दोनों बैलेंस हो गए, मतलब it is not applying any inductive effect at all। पहले मेरा मुद्दा पैराफ्लोरो के मिसबिहेवियर पे ज्यादा होना चाहिए था, मुझे बनाना ही नहीं चाहिए था। और प्लस आर इसका, इंडक्टिव इसका, बैलेंस हो गया। इस चक्कर में ये रोल ही नहीं प्ले कर पाया कुछ, राइट? नोट करिए इसको। प्लस आर, एक सेकेंड, ऑफ OH माइनस आई ऑफ हेलोजन, ये दोनों बैलेंस हो गए, कैंसल्ड ईच अदर, जिस वजह से ये ज्यादा एसिडिक बन नहीं पाया जो हम सोच रहे थे बनेगा। ये भी एक एसिड है जिसमें इधर ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन, विड्रॉइंग ग्रुप है। इसी तरह से ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, आई होप वी एग्री टू दैट, और ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कोई विड्रॉइंग नहीं, ये प्लस आई, ये डोनेट करता है। तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ट्रिपल बॉन्ड sp, उसके बाद फिनाइल, क्योंकि उसके अंदर पूरा रिंग है, एंड आफ्टर दैट दिस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के ट्रेंड के हिसाब से ही मुझे एसिडिक ट्रेंड लगाना है, जितना ज्यादा विड्रॉइंग उतना ज्यादा एसिडिक। तो एक चीज यहां पे स्ट्राइकिंगली डिफरेंट दिखती है, बेंजीन रिंग से पीछे नहीं रखा इसको मैंने कि ये ज्यादा विड्रॉइंग होगा, 6 कार्बन है जी, 3 पाई बॉन्ड है, नहीं। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन पे sp इज ऑलवेज मोर विड्रॉइंग। तो sp कार्बन, देन sp2 कार्बन, एंड इन लास्ट sp3 कार्बन, रिगार्डलेस ऑफ चेन लेंथ। ये जब तक बात ना की जाए थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है, पता नहीं लग तो ऐसा ही रहा है। तो अब ये लग तो ऐसा ही रहा है, नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। बेंजीन रिंग के लालच में मत आइएगा, ये क्वेश्चन लाने का पर्पस सिर्फ यही था। ज्यादातर बच्चे इसको ज्यादा एसिडिक बोल बैठते हैं, बेंजीन रिंग है, 3 पाई बॉन्ड है, नो। अब एक लास्ट चीज जो मैंने 11th में आपको रेजोनेंस के दौरान भी कराई थी, बट मुझे पूरा भरोसा है 99% बच्चा भूल गया होगा, तो आई थॉट दिस इज राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस दैट ऑल्सो। SIR करके एक चीज मैंने कराई थी, स्टेरिक इंटरफेरेंस इन रेजोनेंस, राइट? तो इसको मैंने तब भी कराया 2-3 बहुत अच्छे केसेस के साथ, DPP में और चैप्टर टेस्ट में भी वो केसेस डाले, तब आप सबको याद था, बट मैं उम्मीद कर रही हूँ भी भूल चुके हैं। What is the meaning of steric interference in resonance? आप सोच के देखिए, जस्ट अभी उसको मत देखना, पहले वैसे समझा लूं। वो इकलौते 2-3 एग्जाम्पल है मेरे पास, और है भी नहीं, तो 1-2 तो मैं टेस्ट के लिए रोक लेती हूँ। मुझे ये मिलता है, सपोज एक सिंपल सा केस लेती हूँ, एनिलिन, इसमें बच्चों रेजोनेंस होगी, होनी है रेजोनेंस, है ना? अब अगर इसकी इस रेजोनेंस में एक छोटा सा इसके सब्स्टिट्यूशन कर दूं, मैं यहां पर टर्शरी अमीन बना दूं, तो भी रेजोनेंस होगी, नो डिनाइल टू दैट। बट इसकी दोनों साइड ऑर्थो पे अगर मैंने थोड़े से बल्कि ग्रुप्स लगा दिए, चाहे वो दोनों एल्काइल ग्रुप थे, एक नाइट्रो हो गया, एक OH, कुछ भी ग्रुप लगा दी, लेट मी ब्रिंग इजीएस्ट ग्रुप। दिख रहा है क्राउडिंग कितनी बढ़ गई? और ऑर्थो इफेक्ट 2 ही जगह मैंने बताया, एक बेंजोइक एसिड्स और एक एनिलिन। इतनी स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से इस N की मजबूरी क्या हुई, सारे सेम प्लेन में, अगर आप ध्यान दो तो sp2 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 ये सब सेम प्लेन में। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं देखूं तो लोन पेयर इन्वॉल्व है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा था, जैसे तैसे सेम प्लेन में आके ये इन्वॉल्व हो रहा था। बट अब इतनी क्राउडिंग आ गई कि इस नाइट्रोजन को अपने इस ग्रुप के साथ अबव द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन जाना पड़ गया। ये अगर बेंजीन रिंग था, यहां पर कार्बन है, नाइट्रोजन इसी प्लेन में, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ की वजह से नाइट्रोजन निकल के इस प्लेन में आ गया। अब ये रहा नाइट्रोजन का लोन पेयर और ये रहा बेंजीन का पाई, नो रेजोनेंस। वरना तो हम बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा देखते, कहते रेजोनेंस डन है जी, हमेशा होगा, नहीं होगा। रेजोनेंस में इंटरफेरेंस आ गई ओवर क्राउडिंग की वजह से, तो जो तुम सोच रहे थे इसका प्लस आर इफेक्ट है 0। सिमिलरली यहां नाइट्रो का मैं क्या सोच रही हूं, अब यही तुमको एसिडिक कैरेक्टर में दे दूंगी मैं, कि वो रिएक्शन, वो केसेस चुनिए जिसमें 1 वाला ज्यादा एसिडिक है 2 वाले के मुकाबले। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखते हो,
4 ऑप्शन दिए एसिडिक स्ट्रेंथ के, एक दे दिया अल्कोहल से, एक फिनोल से, एक बेंजोइक एसिड से, और लो जी करो। और एसिडिक भी क्या, 2 बेसिक दे दिए, 2 एसिडिक। तो उसमें मेरे को ये केस देख के क्या लगता है, भाई इस पोजीशन पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या ही लगेगा, मेटा टू फिनोल है, मेटा टू अल्कोहल है, ये -R, नो वेज, ये -R लगा ही नहीं रहा होगा। क्यों नहीं लगा रहा होगा बच्चों? ड्यू टू क्राउडिंग, NO2 कैनॉट रिजाइड इन सेम प्लेन एज ऑफ बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग का प्लेन था, NO2 उस प्लेन में बचा ही नहीं। तो जब वो बचा नहीं तो ये रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो पैरा पोजीशन पे NO2 होते हुए भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे वो असर नहीं डाल रहा। तो इसके सामने मैं ऑर्थो पे NO2 लगा दूं, वो ज्यादा एसिडिक होगा पैरा के मुकाबले, पैरा भीड़ भाड़ में फंस गया, या और भी केसेस आपको ऐसे मिलेंगे। तो अब मेरी क्लास मेरे को बताए सबसे ज्यादा एसिडिक H कौन सा? 3rd दिख रहा है, 2 क्यों भाई? 3 आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, 3 सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ये तो हुआ सिंपल टू किक स्टार्ट, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा? नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड पे किस दिन से फेवरेबल हो गया? अब देखो मैं तुम लोगों को डाउट करूंगी, प्लीज डोंट माइंड दैट। यहां नेगेटिव चार्ज कहां, किस दिन से? ऐसा रेजोनेंस वैसे अभी तक तो आया नहीं, बट चलो ठीक है, हम सोच सकते हैं, सोचने में क्या जा रहा है, उसी से तो निकलना है। तो चलो इसकी और इसकी तो सेम ही बात है। हाँ, उसमें थोड़ा पड़ोसी है, वो असर डाल रहा है। हाँ, तो क्या वो थोड़ा सा क्या होगा? यस, वो डोनेटिंग है तो ये कार्बन को खास दिक्कत है नहीं, तो वो H को निकालेगा नहीं, ऐसा ही कुछ। तो 1 मोस्ट है। मैम तुम लोग तीनों जगह से हाइड्रोजन निकाल के देख ही नहीं रहे। यस शिवांश, तने से आगे आंसर, चुप रहना। मैम अगर हम 1 से हाइड्रोजन निकालेंगे तो फिर दैट नेगेटिव चार्ज विल गेट डिलोकलाइज्ड, बट इन 2 and 3 you can't delocalize it, but 2 is closer to the CH3 group। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं याद आ रहा मेरे बच्चों को, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो उस दिन ऐसा कुछ होता है, पता नहीं क्या कमी छूट गई, वो ये होती है, आप डेयर नहीं कर रहे हो कि बना के तो देखो तीनों एनायन। बेंजीन रिंग को फोबिया नहीं बनाना, बेंजीन रिंग को हर चीज की वजह नहीं बनाना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो है ही, ऑफ कोर्स उससे अटैच्ड है, तो तीनों ही है। ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन में और क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम की चीज ही तो होती है, रिमेंबर। थोड़ी देर बाद फिर वापस लौटता है ये। अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन देखूं, बस उसमें फर्क क्या होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं आता, उसमें क्या होता है, यहां डबल बॉन्ड आ जाता है और ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन यही तो था, जब हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है हमने यही पढ़ा है, तभी तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए CH3 ग्रुप की इलेक्ट्रोफाइल इसी पोजीशन पे अटैक करेगा। जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं फिर कहते हैं नहीं अब ये वापसी होगा, इसीलिए तो इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते थे कि H+ निकलने को तैयार है, बट थोड़ी देर बाद लगता है C को, भाई मेरे पे तो नेगेटिव आ गया, वापस कर लो। इस दौर में मेरे से कोई पूछ रहा है कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक, जो आधा टाइम बिना बॉन्ड के लटका हुआ है वो ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं? वही ज्यादा एसिडिक होगा ना। कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप +1 के खाते में डालिए। ये तो मैं ले आई कि एसिडिक स्ट्रेंथ चल रहा है, तो इसमें मैं ट्रेंड नहीं पूछ रही, फिर बता रही हूं, तुम ओवर आंसर करने की कोशिश में हो। मैं पूछ रही हूं कौन सी साइट मोस्ट एसिडिक होगी, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। मोस्ट एसिडिक वो साइट होगी जिसका नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो। जैसे शिवांश ने बोला भाई इस पे नेगेटिव आ जाता तो डिलोकलाइज ना हो जाना था पूरे पे, दैट इज मोर एसिडिक। तो आज के बाद ध्यान रखो, फिनोल और बेंजोइक एसिड में भी हमने क्या किया, सॉरी फिनोल और सिंपल एसिटिक एसिड में भी हमने क्या किया, पहले H निकाला, फिनॉक्साइड आयन बनाया, फिर H निकाला, कार्बोक्सिलेट आयन बनाया, और फिर देखा किसके एनायन ज्यादा स्टेबल है। सिंपल फंडा लगना था, ये दे दिया था तुम लोगों ने जवाब, ये दे दिया जवाब। अब सोच आई कैसे करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। यहां को मैं मान लूं कि ऐसा क्वेश्चन आया तो बच्चे सोच तो पाएंगे, सही गलत की बात बाद में। इसमें बताओ, कीटोन के साथ वाला अल्फा H एसिडिक होता है, जिसकी वजह से तुम्हें एल्डोल देखने को मिला था। आपको मैंने कहा था मैं एल्डिहाइड कीटोन डायरेक्ट नहीं ला रही, मैं सीधे क्वेश्चन में लाऊंगी कि ये नहीं सोच लेना ये एसिडिक स्ट्रेंथ में एल्डिहाइड कीटोन की बात ही नहीं होगी। यहां पर ये
अब इसमें मैंने एक कंपैरिजन में कोई यहां पर लगा देती मैं COOH, यहां लगा देती OH, तो वो नंबर 1 नंबर 2 हो जाते। मैं जितनी ज्यादा मार्किंग्स बढ़ा दूं चलेगा, वो मेरे क्वेश्चन में हो सकता है, लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट था सिर्फ इन 4-5 में। ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक आउट ऑफ दीज 4। एनी इशू? क्लियर सबको? तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ को पकड़िए। H+ निकालने के बाद पीछे क्या बचता है? मान लो 2-2 में रेजोनेंस है, ऐसा भी केस हो सकता है भाई, वहां तो 1 में रेजोनेंस था मैंने लपक लिया, 2-2 में रेजोनेंस है, एक साइड 4 ऑप्शन है और ये कह दिया भाई कौन सा ज्यादा एसिडिक है, लेबल्ड वाला H। एक में H पॉजिटिव निकलने के बाद बेंजीन रिंग की डिलोकलाइजेशन हो रही है, एक में H पॉजिटिव निकलने के बाद जैसे कि दिखाई देती हूं, इतना हवा में कैसे बात करूं, एक है ये वाला H और एक है ये वाला H, कौन सा ज्यादा एसिडिक? ये क्वेश्चंस अब आपको मिलेंगे, कौन सा ज्यादा एसिडिक। दोनों का बना के देखो और फिर सोचो किसी को कुछ चमका। सेकंड वन इज मोर एसिडिक। ओके, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डीलोकलाइजेशन। फर्स्ट वाला एरोमेटिक बन रहा है 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड, एरोमेटिसिटी इंट्रोड्यूस हो रही, उसमें तो पहले से ही थी, उसमें कौन सा नया हो रहा है? उसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, एग्रीड। इसमें क्या हो रहा है बच्चों? ये कोई वापसी का चांस ही नहीं देगा, इसमें एरोमेटिसिटी आई। कार्बन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में अभी तक मैं एक ही प्रॉपर्टी डिस्कस कर पाई थी, इनका H+ का निकलना और एसिडिक कैरेक्टर का शो करना, जिसपे मैं एसिडिक कैरेक्टर का सारा कंटेंट उठा के लाई। अब चलते हैं रिएक्शंस ड्यू टू RCOOH ग्रुप, यानी कि इस पूरे ग्रुप की वजह से कोई रिएक्शन होता है क्या? अकेला ये भी कोई काम करता है या सिर्फ OH वाले बॉन्ड का फिशन करता है? तो ये कुछ हम पढ़ के आए तो डन डन चलेगा थोड़ी देर। रिडक्शन आज लिस्ट दी है सबको, खोलना जरा। कौन कौन से रिएजेंट हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं? मैंने तो सिर्फ 2 लिखे, जाओ जी आगे, मुझे पता था नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कोई मिल जाए, मेरी आंखों से धोखा खाया हुआ हो कुछ। अब आ जाते हैं, तो यानी कि अकेला COOH के जो मैं अभी ऐसा नहीं है कि मैं एक ही रिएक्शन करा के खत्म कर रही हूं, लेकिन अभी आप समझते जाइए क्या किया जा रहा है, फिर कैटेगराइज करेंगे NCERT के हिसाब से। तो एक रिएक्शन, वो कैटेगरी चाहे छोड़ दूं, रिडक्शन समझ आ गया क्या होता है। रिडक्शन के बाद नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है कैटेगरी रिएक्शन ड्यू टू ये वाला बॉन्ड फिशन। अभी डीकार्बोक्सिलेशन रहता है, वो भी पूरे COOH ग्रुप के साथ है, हम उसको कर देंगे समराइज। बट अभी आप इसके ऊपर आइए, OH का पूरा बाहर निकलना यानी CO बॉन्ड फिशन, ये एक अलग ही कैटेगरी है। अगर आप कोई भी हेलोजिनेटिंग सोर्स देंगे, आपको याद होगा ये अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने में सब आप इस्तेमाल करके आए। अगर कहीं पर P+Cl2 मिले तो उसका मतलब यही होता है, राइट? ये सारा आप करके आए हुए, तो चलिए उसको मैं इलेबोरेट नहीं करती। तीनों के तीनों का काम क्या है? हेलोजिनेशन करना। किसकी जगह? ये OH हटेगा, इसलिए Cl या Br या I जो भी आप देना चाहते हैं लगेगा। कौन सा डेरिवेटिव बन के आ गया? एसिड हैलाइड्स, ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, जो मर्जी कहो, मेरे पास वो बन के आ गया। सो यहां पर OH सब्सटीट्यूट किससे हुआ बच्चों? हेलोजन ऑफ माय चॉइस, Cl हो, Br हो, I हो, मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी। एक चीज याद आ रही है, थोड़ा सा पूछ लो। SOCl2 की प्रेजेंस में हम फिनोल अल्कोहल को रिएक्ट जब कराते थे तो बेस्ट मेथड होता था अल्काइल लाइट बनने का ड्यू टू वो SO2 और HCl निकल जाना। इसका मैकेनिज्म क्या था? सब्स्टिट्यूशन के 2 मैकेनिज्म पढ़े थे, SN1 SN2, 3 पढ़े थे। SNI इंटरनल, उसमें रिटेंशन होता था कि इन्वर्जन होता था? देखो इधर से इन्वर्जन आया, इधर से रिटेंशन आया। आज अभी नहीं, घर जाके पन्ने पलट के देख लेना, अब यही होगा हमारे साथ, ऐसे ही पिछला याद करेंगे। SNI था, यस। अगर पिरिडिन दोगे तो कुछ और था, पिरिडिन नहीं दोगे तो कुछ और था। बस अब अपने आप को मैंने दे दिया घर जाके काम करने को।
चलो जी, अब मैं आ जाती हूं एक और, हालांकि ये जो कैटेगरी थी ना, वो एक्चुअली में एक लाइन की गड़बड़ हो गई मुझसे। ड्यू टू दिस होल ग्रुप जो था वो ये होना चाहिए था। पहले रिडक्शन किया, फिर हम आ जाते हैं डी कार्बोक्सिलेशन पर। डी कार्बोक्सिलेशन भी पूरे COOH ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। सॉरी फॉर दैट मिसमैनेजमेंट। अगर मैं डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब समझना चाहूं, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी लीजिए, उसको NaOH के साथ रिएक्ट कराइए। एसिडिक स्ट्रेंथ में हम पढ़ के आए, H हटेगा, कौन जोड़ेगा उसकी जगह जाके Na। तो ये मेरे पास सोडियम एसिटेट या जो मर्जी कार्बोक्सिलिक एसिड हो वो सामने, ये बाई चांस सोडियम एसिडेट है इसलिए बोल रही हूँ। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड कह दूं, एक ही बात है। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में इस कार्बन को मैंने स्टार कर रखा है, लेबल कर रखा है, शायद ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, C14 वाला। अब अगर मैं इसको सोडा लाइम देती हूं, व्हाट इज सोडा लाइम? CaO प्लस NaOH। आई होप आपको याद आ गया होगा, एल्केन्स की प्रेपरेशन में +1 में ये देखा हुआ है। सोडा लाइम अगर मैं देती हूं तो उससे क्या होता है? उससे होता है, ये किया हुआ है इसलिए थोड़ा फास्ट निकाल रही हूं इसको। उससे क्या रिमूव होता है? ये नहीं, क्या निकल रहा है? Na2CO3। अब आप सोचो, Na2CO3 में Na यहां से और CO2 यहां से, अभी मेरे को और भी सामान ढूंढना है, एक Na और ढूंढना है, और क्या ढूंढना है साथ में? ऑक्सीजन भी शायद मुझे लगता है और मिलना चाहिए। ओके, तो यहां हो क्या रहा है, इसके साथ एक और NaOH पड़ा होता तो क्या होता? Na2CO3, यानी ये और ये मिलके निकलते, ये जो एक H बचता वो इसको मिलता। तो यहां से निकलता NaCO2 और यहां से निकलता ONA, गिनती मिला के क्या हुई? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के ब्रिस्क इफेक्सेस निकल के आए। अब आपको पता चलेगा वो ब्रिस्क इफेक्सेस जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है। हालांकि उस रिएक्शन से मत कंफ्यूज होना, वहां तो दे ही Na2CO3 रहे थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट इसमें भी मेरे को ब्रिस्क इफेक्सेस दिखाई देंगे। तो क्या बन गया यहां पर? ये एल्केन दिखाई दिया सबको। यानी डिसेंट ऑफ सीरीज शुरू हुआ, अब तक मेरे पास कन्वर्जन में एसेंट ऑफ सीरीज था। एक कार्बन बढ़ाना है, KCN लगा दो। एक कार्बन बढ़ाना है, ग्रिग्नार्ड से शायद रिएक्ट करा दो। दो कार्बन डबल करने थे कार्बन, वुड्स करा दो। ऐसे कई रिएक्शन हमने देखे। डिसेंट ऑफ सीरीज अब शुरू हुआ है कन्वर्जन में। एक कार्बन घटाना है तो पहले उसको एसिड बना दो, अल्कोहल को दे दो K2Cr2O7, और उसके बाद डीकार्बोक्सिलेट कर दो, एक कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ये लेबल्ड कार्बन किधर गया? निकल के इसमें आ गया। लेबल्ड कार्बन Na2CO3 की फॉर्म में इधर आ गया। एवरीवन अंडरस्टूड? इट इज रेपिटेशन ऑफ +1। सोडा लाइम क्या होता है? उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है डीकार्बोक्सिलेशन करना। जैसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर था, ऐसे ही ये भी +1 का है, तो सोचा ये भी ले लेते हैं। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस NCERT में दिया, ब्रैकेट में लिखा है, पिछले साल में जाओ। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस क्या था? बिल्कुल बेसिक से समझते हैं फिर से। कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट ले आई, KOH से रिएक्ट कराया, H हटेगा, उसकी जगह K आ जाएगा। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास तैयार पड़ा है। इलेक्ट्रोलिसिस करूंगी तो कैटायन एनायन अलग अलग हो जाएंगे। तब तो हम नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन अब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना ये भी आएगा। और तब मैंने कैटेगरिकली बोला था 11th बच्चों, मैं एनोड का करा रही हूँ, कैथोड का अभी नहीं करा सकती, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बाद तुम जवाब देने लायक या सुनने लायक होगे उस पर क्या निकलता है। अब आपको पता है ना, डिस्चार्ज पोटेंशियल अलग अलग होता है कि कैथोड पे कुछ और बन सकता है, एनोड पे कुछ और बन सकता है, जो आप सोच रहे हैं शायद वो ना बने। वो तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज से पता चलेगा। इसीलिए 11th में चुपचाप सिर्फ एनोड पे चलती थी, अब नहीं। अब के क्वेश्चन में आपसे कैथोड भी पूछ लेंगे। कैथोड क्या होता है बच्चों? क्या करता है कैथोड? रिडक्शन। रिडक्शन के लिए कौन दो दौड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने तो यही दौड़ेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.0। इसकी तो समथिंग इन नेगेटिव। कौन जल्दी रिड्यूस होगा? रिड्यूस होने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का ज्यादा होना जरूरी है। तो किसकी ज्यादा है? H2 रिलीज होगा। पिछले साल ये नहीं बोल पा रही थी, यहां रुकना पड़ता था। सीधे एनोड पे क्या होगा पकड़ते थे। तो चलते हैं एनोड पे क्या होगा। एनोड पे क्या हुआ,
ये जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज था एनोड पे, ऑक्सीडेशन के दौरान इसने छोड़ दिया। जब इसने छोड़ दिया तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया? कोई चार्ज नहीं, रेडिकल। ऑक्सीजन पे बना एक डॉट, इसका खुद का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका खुद का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना, रेडिकल एक बार बन गया और उसको रियलाइज होता है मैं तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हूँ, CO2, H2O, CO2, N2, ये सारे के सारे बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं। तो ऐसे में ये क्या करेगा? इसका होमोलिटिक फिशन करेगा। इसका एक रेडिकल, इसका एक रेडिकल, एक और डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। देन कम्स, बचा क्या? इथाइल फ्री रेडिकल। दो इथाइल, एक बार इथाइल रेडिकल या कोई भी रेडिकल बन गया, टर्मिनेशन होना तो तय। दो रेडिकल टर्मिनेट होने के लिए दोनों रेडिकल आमने सामने आएंगे और देखिए क्या बना। और तब मैं ये पूछती थी प्रोपेन बनाना हो तो क्या करूं? प्रोपेन नहीं बनेगा। जब डुप्लीकेट हो रही है चीज तो इवन नंबर ही आएगा, कार्बन का ऑड तो नहीं आ सकता। प्रोपेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्वेश्चन है कि प्रोपेन बनाने के लिए कौन सा एसिड लो, यही क्वेश्चन है आपके पास। प्रोपेन आप इससे बना नहीं सकते। लोग डल हो रहे हैं, ऑल वेल, थक रहे हैं सब, ठंडे हो गए हैं, कोई फायदा नहीं है। इधर आओ, नोट करो इसको और एनी इश्यूज बताइए। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम से मैं, मतलब ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन मैं इस मेथड से नहीं बना सकती हूँ। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस को खत्म करेंगे तब आपको आज का टेस्ट देंगे। आज के टेस्ट में पिछली क्लास का क्वेश्चन बैंक ज्यादा है क्योंकि पिछली क्लास में टेस्ट लिया नहीं था, तो आई गिव यू 10 मिनट्स 5 मिनट्स टू रिवाइज। पिछली क्लास में जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी वो रिवाइज करने का मौका दूंगी। तब तक एनी गेस इससे क्या बनेगा? पहले तो बच्चों ये निकलेगा, पोटेशियम का मेरे को कुछ नहीं करना। फिर ये नेगेटिव चार्ज जगह कौन आएगा? रेडिकल। फिर रेडिकल के चक्कर में कौन निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल गया, दोनों के पास एक एक रेडिकल बचेगा। अब इसको बाहर वाले से कंबाइन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर मेरे को ऐसा खुद ही में मिल गया तो अगर मैं इसे डुप्लीकेट करूंगी बनेगा साइक्लिक, वो भी साइक्लोब्यूटेन जो वैसे ही स्टेबल नहीं। साइक्लोब्यूटेन तो 4 मेंबर्ड रिंग तो मेरे पास है ही नहीं। और इंट्रा हमेशा पहले होता है एज कंपेयर टू इंटर। इंट्रा कोई चीज हो रही है तो वो हमेशा प्रेफर्ड है। तो दो को कंबाइन करें उससे पहले अंदर ही अंदर टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये प्रेपरेशन किस में चला जाता था? एल्केन्स की। यानी कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन भी बन सकता है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन भी बन सकता है। इससे एल्काइन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। यहां पहले से डबल बॉन्ड लगा दो और एक एक H, दैट्स इट। So that's all about today's class.